हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर। दोस्तों, ये फिजिक्स का पार्ट नंबर 4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्वरण को, एक्सेलरेशन को और विद न्यूमेरिकल। जो आपने कल पार्ट 3 देखा था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया। लास्ट में आपको जो बार वाले क्वेश्चन होते हैं, जो ग्राफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, लास्ट में आपको ग्राफ भी कराया गया था। किससे? यानी कि दूरी और विस्थापन का आपको ग्राफ, विस्थापन और समय का आपको ग्राफ भी सिखाया गया था कि वेग कब जो है बढ़ता है, वेग कब घटता है, वेग नियत कब रहता है, वेग एक समान कब रहता है, असंभव कब होता है। ये सारी बातें आपने कल पढ़ी थी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपका ये जो लेक्चर रहता है ये आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम पे हैं उनको तो कवर करता ही करता है, साथ साथ में आपके अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जहाँ पर आपको साइंस पूछी जाएगी दोस्तों, वहाँ पर भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आप बने रहिए हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ में और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, जिससे कि आपको ये बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल सके रेगुलर। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं त्वरण क्या होता है। तो त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, ये वेग क्या होता है ये अब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने पार्ट 3 देख लिया है उन्होंने वेग कन्फर्म कर लिया। वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग दो तरीके से होते हैं, कल हमने बताया था। एक आपको प्रारंभिक वेग बताता है, एक अंतिम वेग बताया था। कह रहे हैं कि वेग में परिवर्तन होगा और वेग में परिवर्तन की दर, दर जहां पर भी आएगा वहां पर बटे में समय आ जाएगा, के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका तात्पर्य यह है, यदि किसी वस्तु का वेग बढ़ या घट रहा है तो वस्तु त्वरित हो रही है। ध्यान रखना है, त्वरण में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। कौन सी? त्वरण। त्वरण कैसी राशि है? सदिश। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार त्वरण को वस्तु पर लगाए गए बल और वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, न्यूटन का जो दूसरा नियम है F बराबर एम ए, तो अगर यहाँ से हम ए निकालना चाहें, ए बराबर तो हो जाएगा F बटा यम। यही तो इन्होंने कहा है कि त्वरण को वस्तु पर लगाए गए बल, यानी कि लगाया गया बल और वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात, यानी कि बल और द्रव्यमान का अनुपात ही तो है त्वरण। यही तो इन्होंने न्यूटन के गति के दूसरे नियम को लिए बताया है। यानी कि आपसे ये भी पूछ सकते हैं, न्यूटन के किस नियम से त्वरण निकाल सकते हैं? तो दूसरे नियम से, F बटा यम से। ठीक है, तो यहाँ से त्वरण निकल सकता है। और त्वरण होता क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कैसे होगा, यही अभी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझिए, त्वरण जो है वो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है। ये क्यों हो सकता है? चूंकि आपने कल वेग पढ़ा था, वेग में हमने आपको पढ़ाया था वेग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब वेग क्यों शून्य हो सकता है? फिर इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था विस्थापन। विस्थापन में हमने पढ़ाया था विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। जब विस्थापन से वेग बना, वेग से त्वरण बन रहा है, तो जो विस्थापन की क्वालिटी है वो वेग की क्वालिटी आ गई, वही त्वरण की बात आ गई। यानी कि विस्थापन में भी दिशा चाहिए, वेग में भी दिशा चाहिए, त्वरण में भी दिशा चाहिए। ये भी सदिश है, वेग भी सदिश है, तो त्वरण भी सदिश है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक हो सकता है। यदि वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो इसे सकारात्मक त्वरण कहते हैं। यदि वेग शून्य है तो इसे शून्य त्वरण कहते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो हम लोग शून्य त्वरण कहते हैं। जबकि नकारात्मक त्वरण, जिसे मंदता कहा जाता है, मंदता के रूप में जाना जाता है, समय के साथ वेग में कमी को इंगित करता है। यानी कि समय के साथ में अगर वेग की कमी हो रही है, वेग कम कब होता है, ये हमने ग्राफ से आपको कल समझाया था पार्ट नंबर 3 में। तो ध्यान देना है कि मंदता कहते हैं वेग जो नकारात्मक होगा त्वरण, नकारात्मक त्वरण में कभी भी निगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना है। जो नकारात्मक त्वरण है, नकारात्मक त्वरण माइनस जो चिन्ह है का प्रयोग नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जो त्वरण है, त्वरण इसको आप समझिए, यानी कि जो त्वरण होता है
जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो त्वरण आपको मिलेगा। यानी कि इस जो जो स्केलेटरिंग बिकॉज स्पीड अप, यानी कि जब आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो त्वरण आपको मिलेगा। जब आपको स्लोइंग डाउन, यानी कि जब आप अपनी स्पीड को घटाओगे तो भी त्वरण होगा। और डायरेक्शन इज चेंजिंग, जब आप अपनी डायरेक्शन चेंज करोगे, मतलब इधर जा रहे थे फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर ऐसे ये इधर जा रहा है, तो भी आपको त्वरण मिलेगा। यानी कि त्वरण में क्या होगा, स्पीड ज़्यादा तो भी त्वरण, स्पीड कम तो भी त्वरण, और आपने दिशा में परिवर्तन कर दिया तो भी त्वरण हो गया। जैसे ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौत के कुएं में जो 40 की स्पीड चलती है लगातार, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कोई कार या बाइक चल रही है इसमें, तो बताओ उसमें त्वरण है कि नहीं है। मतलब 40 स्पीड से लगातार चल रहा है, तो दोस्तों हाँ त्वरण है उसमें, क्योंकि वो अपनी दिशा तो बदल रहा है, पहले तो इधर चल रहा था फिर इधर चल रहा है, इधर चल रहा है। तो अगर आपकी स्पीड नहीं बदल रही, दिशा बदल रही, तो भी त्वरण है। स्पीड कम और ज़्यादा हो रही तब तो त्वरण है ही। ये सकारात्मक त्वरण है। ये नकारात्मक त्वरण हो जाएगा जब स्पीड निगेटिव में चली जाएगी। ठीक है, और ये आपका त्वरण हो गया। हाँ, अब आते हैं त्वरण की बात कर लेते हैं, त्वरण का फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो गणितीय रूप में अगर हमको त्वरण की फॉर्मूला लिखना है, गति में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां v और u अंतिम और प्रारंभिक वेग है। ये पीछे भी हम लोग बता चुके हैं। इसलिए वस्तु का त्वरण इस प्रकार होगा, यानी कि भैया अगर वेग में परिवर्तन करना है तो वेग दो तरीके से होते हैं, एक तो होता है प्रारंभिक वेग, होता है अंतिम वेग। ये अंतिम मतलब कोई वस्तु यहाँ से चल के यहाँ गई है, तो मान लेते हैं यहाँ से गई है वो 10 की स्पीड से, यहाँ पहुँची है वो 20 की स्पीड से, तो इसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो हम लोग 20 में से 10 घटाएंगे। जब कभी 10 में से 20 घटने लगे, यानी कि उल्टा होने लगे, 10 में से कुछ घटने लगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 8 हो गया, तो अब समझ लेना u में से v घटा है, मतलब त्वरण माइनस में चला गया है। तो अभी यहाँ तो स्पीड बढ़ी है तो त्वरण प्लस में ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, निगेटिव त्वरण के साथ में कभी भी निगेटिव साइन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये भी आप ध्यान रखना है। तो त्वरण में कैसे परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन की दर। अच्छा, दर कहीं पर भी हो तो हमने बताया था उसको बटे में समय आ जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, त्वरण को हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं, और वेग में परिवर्तन यानी कि v माइनस यू अपॉन टी, ये फार्मूला है दोस्तों। किसका है ये फार्मूला, ये त्वरण का फार्मूला है। अच्छा, v माइनस यू ये होती इसकी, ये एक प्रकार का वेग है, तो वेग की जो मात्रक है वो है मीटर पर सेकेंड, और इसके बटे में एक बार सेकेंड और है, तो इसका जो फाइनली मात्रक बनता है वो बनता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी अगर विमा की बात कर ले तो मीटर को हम लोग यल से लिखते हैं और समय को हम लोग टी से लिखते हैं, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यल टी माइनस टू, यानी कि वेग की विमा क्या होती है, यल टी माइनस टू, और एल टी माइनस टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि m की पावर 0 यल टी माइनस टू। भैया इसको ऐसे भी लिखा सकता है, m की पावर 0 का मतलब कुछ है ही नहीं, तो l की पावर 1 भी लिख सकता है, एल टी माइनस टू। मेन फार्मूला एल टी माइनस टू है, यानी कि ये रही आपकी बीमा। तो बीमा भी निकल गया, आपका फार्मूला भी आ गया, आपका जो है मात्रक भी आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत बार पूछा गया, SI मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखें। त्वरण की हमने सारी चीज़ें बताई दी हैं आपको। त्वरण एक सदिश राशि है, ये भी हो चुका है। परिमाण और दिशा दोनों से जुड़ी होती है, ये भी हो सकता है, इसको स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। त्वरण की इकाई मीटर पर सेकेंड वर्ग होती है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ये भी आप बता चुके हैं। त्वरण का विमी सूत्र ये देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है, m की पावर 0 यल टी माइनस टू, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, तो ये त्वरण के बारे में बात हो चुकी है यहाँ तक। अब समझिए यहाँ पर कुछ जो हैं आपके जो है ग्राफ दिए गए हैं त्वरण से। तो देखो दोस्तों, वेग हो गया और समय हो गया। वेग और समय से हमको क्या मिलता है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि वेग और समय से हमको कौन सी राशि मिलती है। तो ध्यान रखना, वेग और समय से आपको त्वरण मिलेगा। क्या मिलेगा, त्वरण। यानी कि वेग और समय से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो हमें त्वरण की जानकारी मिलती है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एक समान त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण,
तो ध्यान दें दोस्तों, यदि किसी वस्तु का वेग समान और समान अंतराल के दौरान समान मात्रा में बदलता हो तो इसका डायग्राम हम पीछे आपको पढ़ा चुके थे। जैसे मान लेते हैं ये हमेशा ही इधर x अक्ष होता है, ऊपर y अक्ष होता है, तो ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। x अक्ष पर हमेशा ही समय होता है, क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, समय होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, फैक्ट है। जैसे मान लें एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये समय का पॉइंट है। अब यहाँ पर हमने बताया था इस साइड में y अक्ष पर चीज़ें बदलती रहेंगी। अब देखो पीछे जो हमने पढ़ा था विस्थापन और समय के ग्राफ में, यहाँ पर विस्थापन था, अब यहाँ पर वेलोसिटी है, यानी कि अर्थात वेग है। अब वेग और समय को त्वरण बताएगा, तो इसीलिए ध्यान रखना जितना हम लोग वेग बढ़े उतना ही समय बढ़ा, जितना वेग बढ़े उतना ही समय बढ़ा, जितना वेग बढ़े उतना ही समय बढ़ा, जितना वेग बढ़ा उतना ही समय बढ़ा, जितना वेग बढ़ा उतना ही समय बढ़ रहा है। मतलब समान बढ़ रहा है, एक समान बढ़ रहा है। तो जब एक समान बढ़ रहा है वेग और समय, तो इसको वेग और समय से हमको क्या मिलता है, त्वरण। तो इसीलिए इसको कहते हैं एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण इस मामले में समय के संबंध में ना तो दिशा बदलती है और ना ही परिमाण बदलता है। उदाहरण के लिए एक गेंद ढलान से जब नीचे लुढ़क रही होती है तो जितना गेंद बढ़ रही होती है उतना समय बढ़ रहा होता है। जब एक साइकिल सवार ढलान पर साइकिल चला रहा हो जहाँ दोनों पैडल लगे हों, एक बच्चा स्लाइडर से नीचे फिसल रहा है, निरंतर वेग से कार की गति आदि, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं एक समान त्वरण की, यानी कि जितना समय बढ़ रहा हो उसी हिसाब से त्वरण बढ़ रहा हो। ये नहीं कि वेग आगे हो गया समय पीछे हो गया, या समय आगे हो गया वेग पीछे हो गया, या समय पीछे हो गया वेग आगे चला गया, ऐसा नहीं, फिर वो एक समान त्वरण नहीं रहेगा। तो एक समान त्वरण का ये डायग्राम था। अपने आपको एक डायग्राम देंगे और 4 ऑप्शन देंगे, पूछेंगे कौन सा एक समान त्वरण है। अच्छा, गैर समान जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये वेग का है और ये है समय का, तो देखो यहाँ वेग तो ज़्यादा है और समय तो देखो यहाँ कम पड़ गया, वेग ज़्यादा है तो समय देखो यहाँ कम पड़ गया, वेग ज़्यादा है समय यहाँ पर कम पड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने 3 लाइन ले ली, यहाँ पर हमने 2 ही लाइन ले पाई, एक ये। तो इस तरीके से अब ये देखिए यहाँ पर, और फिर यहाँ पर आगे चलेंगे तो यहाँ समय ज़्यादा लगने लगेगा, ये समय पर आ गए हम लोग शिफ्ट, और हम लोग वेग पर, हम लोग यहीं पर रहेगा वेग, और ये समय ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं गैर समान त्वरण। गैर समान यानी कि समान नहीं है। परिवर्तनीय त्वरण चित्र में तब आता है जब वस्तु की दिशा या परिमाण दोनों के संबंध में बदलते हैं, यानी कि दिशा भी बढ़ रही है और परिमाण भी बदल रहा है। पहले इधर चल रहे थे, फिर इधर चलने लगे, फिर इधर। उदाहरण के लिए कार गति बदल रही है, मतलब जो कोई कार, एक बंदा है वो कार चला रहा है, अब ये बंदा कोई कार चला रहा है इसमें बैठ के, तो मान लेते हैं उसने पी रखी है ठीक है, जब उसने पी रखी है तो क्या होता है, पैडल पे पैर पड़ा तो गाड़ी एकदम से चली गई, फिर छूटा तो फिर स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इस तरीके की जो गाड़ी चलाते हैं वो एक कार गति बदल रही है। तो उदाहरण के लिए एक कार गति बदल रही है, किसका एग्जाम्पल है, तो गैर समान त्वरण का है, यानी कि एक समान त्वरण का नहीं है। एक समान वृत्तीय गति वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वृत्तीय गति होती है उसका त्वरण हमेशा ही बदलता रहता है, इधर गए इधर गए इधर गए, मतलब दिशा बदल रही है तो त्वरण बदल रहा है, और समान नहीं, वो असमान त्वरण में कहलाएगा। एक समान वृत्तीय गति, बदलती गति के साथ पेंडुलम की गति, जो पेंडुलम की गति होता है, जो आपने देखा होगा पेंडुलम में से लुढ़कता रहता है, तो पहले यहाँ गया, फिर 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 यहाँ गया, ऐसे करके ये चलता रहता है ऐसे। तो इसको क्या कहते हैं, बदलती गति के साथ पेंडुलम की गति, ये भी हो जाएगी गैर समान त्वरण। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि गैर समान त्वरण का जो अगर आपसे आएगा तो डायग्राम ऐसा होता है, बस आप ये समझिए, ठीक है। अगला, अब वेग समय ग्राफ दिया गया है जब कण का वेग स्थिर हो या त्वरण शून्य हो। अब देखिए त्वरण कब शून्य होता है, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं ये आपकी जो स्लोप है ये समय का है, अब ये वेग का है। अब देखिए वेग का जो मान लेते हैं यहीं पर थे, समय तो बढ़ रहा है, समय इधर को जब भी बढ़ेंगे इधर को तो समय बढ़ रहा होगा। तो देखो दोस्तों, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बढ़ रहा है। जब वेग नहीं बढ़ेगा, वेग कांस्टेंट है, तो वेग जब नहीं बढ़ेगा यानी कि वेग नहीं बढ़ेगा तो त्वरण भी जीरो हो जाएगा। मतलब त्वरण का फॉर्मूला क्या है, ए बराबर है v माइनस यू अपॉन जो है समय। तो अब देखिए v और u दोनों ही जीरो हैं, तो जीरो में से जीरो गया और बटे में समय जितना भी लग रहा हो, तो जीरो बटा समथिंग जीरो,
तो इसका मतलब त्वरण क्या हो गया, जीरो। ये त्वरण जीरो को बताता है। और इससे पीछे जो हमने डायग्राम देखा था वो हम लोग विराम की स्थिति इसको हम लोग कहा था। ध्यान रखना ये है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये शून्य त्वरण को बता रहा है। शून्य त्वरण क्यों बता रहा है, क्योंकि वेग नहीं बढ़ रहा है। जब वेग नहीं बढ़ रहा तो त्वरण भी नहीं बढ़ रहा, अगर वेग जीरो है तो त्वरण भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर इसका क्या है, ये त्वरण शून्य है, यानी कि वेग इसका स्थिर है। अगला एग्जाम्पल, जब कण एक नियत त्वरण से गति कर रहा हो और उसका प्रारंभिक वेग शून्य हो। तो ध्यान रखना है, प्रारंभिक वेग शून्य था, मतलब यहाँ पर प्रारंभिक और नियत जो है त्वरण से गति कर रहा है, एक कांस्टेंट है, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा आपको। ध्यान रखना, ये समय को बता रहा है इधर, और ये आपको वेग को बता रहा है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था क्या, एक समान त्वरण, तो इसमें भी ऐसा ही था, कुछ नियत त्वरण था और नियत त्वरण से गति कर रहा है, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। ये आप ध्यान रखना, जब कोई कण एक नियत त्वरण से गति कर रहा हो तो उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। प्रारंभिक वेग को कैसे लिखते हैं, यू से, ये होगा शून्य। बस ये वाला पॉइंट यहाँ से निकलना था। अभी हमने नियत त्वरण वाला देखा था, एक समान त्वरण वाला देखा था। जब कभी भी ध्यान रखना है, एक समान त्वरण रहेगा तो उसका प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य रहेगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसको कहते हैं जब कण निरंतर मंदता के साथ गति कर रहा हो। तो ये वाला जो डायग्राम होगा ये निरंतर मंदता का एग्जाम्पल है। इसमें निरंतर मंदता हो रही है, निगेटिव एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, त्वरण मंदता की ओर आ रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें समय तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें जो है वेग नहीं है, तो इसीलिए मंदता का एग्जाम्पल है। कभी भी अगर ऐसा डायग्राम आ जाए तो ये मंदता का है। जब कण निरंतर मंदता के साथ गति कर रहा हो तो आप ये अब समझ लेना कि ये निरंतर, इधर वेग रहेगा हमेशा, मतलब नीचे हमेशा ही समय रहेगा, ये आप समझ लेना। और इधर वेग था, अब वेग है, तो वेग और समय से कौन सी राशि प्राप्त होती है, त्वरण राशि प्राप्त होती है। और ये वाला डायग्राम किसका एग्जाम्पल है, निरंतर मंदता का एग्जाम्पल है। निरंतर मंदता हो रही है इसमें। अगला, अब इसको समझिए। अच्छा, इसको ऊपर वाली लाइन बाद में पढ़ते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। यहीं से ऊपर वाली लाइन आएगी, तो ये है वेग, सॉरी ये है समय और ये है वेग। अब ध्यान रखना है, यहां से हम लोग ऐसे चले, ये ऐसे चले, ऐसे टेढ़ा बेढ़ा चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब क्या कर रहे हैं कि ना तो समय सही से ले रहा पा रहा है, ना इस वेग है। तो जब कण असमान त्वरण के साथ चलता है, तो असमान त्वरण कब होगा, जब वेग असमान होगा, वेग और समय समान होंगे तो असमान त्वरण के साथ चलता है, तो इसका प्रारंभिक वेग शून्य होता है। इसका जो प्रारंभिक वेग होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जब कण असमान त्वरण के साथ चलता है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, शून्य होता है। ये एक फैक्ट था इसमें। अगला, अब यहां से समझिए, दो डायग्राम यहां पर और बचे हुए हैं, ये दोनों मिक्स हैं, तो ध्यान दें कैसे। जब त्वरण घटता और बढ़ता है, तो घटता त्वरण का एग्जाम्पल कौन सा है, बढ़ता का कौन सा है। मतलब ये मान लेते हैं एक समय हो गया और इधर मान लिया आपने वेग हो गया। ठीक है, अब एक ऐसे जा रहा है ग्राफ, तो ये किसका है। अब देखिए, जब इधर को बढ़ोगे तो समय ज़्यादा लोगे, तो देखो यहाँ पर समय ज़्यादा ले रहा है, कुछ स्थिति बाद यहाँ पर वेग बढ़ रहा था और कुछ पॉइंट बाद आपका वेग निश्चित हो जाएगा, लेकिन समय बढ़ता रहेगा। जब वेग कम हो जाए, वेग निश्चित हो जाए, समय बढ़ता रहे, तो भैया जब ज़्यादा लोगे तो आपका त्वरण घटेगा या बढ़ेगा, तो उस स्थिति में होगा त्वरण घटता है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है त्वरण घटता का है, यानी कि इसमें त्वरण घटता वाला कौन सा है, ये वाला पॉइंट जो है ये त्वरण घटता का है। अब त्वरण बढ़ता का डायग्राम कौन सा होगा, दोनों डायग्राम एक में मिक्स हैं। तो अब ये वाला जो डायग्राम होगा, ये वाला पॉइंट जो ये है पॉइंट, ये वेग बढ़ता है। मतलब आप देखेंगे कुछ इसी बात, समय तो एक निश्चित हो जाएगा लेकिन वेग फिर भी बढ़ता रहेगा, ऊपर को चलेंगे तो वेग बढ़ेगा। तो जब वेग बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये वेग बढ़ता का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो ये डायग्राम है ये उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ डिक्रीजिंग नहीं, यहाँ इंक्रीजिंग लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे, इंक्रीजिंग, और यहाँ इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ क्या लिखोगे, डिक्रीजिंग लिखोगे। ठीक है,
ये डायग्राम गलत था, जो ये वाले एग्जाम्पल है ये दोनों सही हैं। अब ये दोनों डायग्राम है, ध्यान रखना, इसमें एक त्वरण घटता का है, एक बढ़ता है। तो ये वाला त्वरण घटता का है और ये वाला त्वरण बढ़ता का है। बढ़ता वेग ज्यादा बढ़ेगा तो त्वरण ज्यादा बढ़ेगा, वेग घटेगा तो। अब इसका समय के साथ भी ध्यान रखना, अब इधर को चलोगे तो समय ज्यादा लेगा, जब समय ज्यादा लोगे तो समझ लिया आपने वेग घट रहा है, और समय कम ले रहे हो तो वेग बढ़ रहा है। तो समझ रहे हो ये बात को? हाँ। अच्छा, ये एक फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखें। समय वेग का जो वक्र से घिरा कुल क्षेत्रफल होता है, मतलब जैसे ये समय है, नीचे वाली ये वेग है, ये वाला जो कुल क्षेत्रफल जो आपने देख रहे हैं घिरा जो कुल क्षेत्रफल होता है, वो किसी पिंड द्वारा तय किए गए दूरी को दर्शाता है। ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि समय वेग वक्र से घिरा कुल क्षेत्रफल किसी पिंड द्वारा तय किए गए, किसको दर्शाता है? तो तय किए गए दूरी को दर्शाता है, किसी पिंड के द्वारा। तो भैया किसी पिंड ने कुछ दूरी तय की होगी तभी तो वेग बना होगा। तो इसीलिए ध्यान रखना, वेग मतलब विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना ये दूरी को दर्शाता है। ये एक फैक्ट था, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल हैं त्वरण से, उनको भी करते हैं। यदि एक ट्रक 10 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक गति करता है तो इसके त्वरण की गणना करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसके त्वरण की गणना कर लेते हैं। तो समय यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, त्वरण की गणना कीजिए। त्वरण का फॉर्मूला लिखिए, ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है। अच्छा, समय क्या दिया गया है? आपको 10 सेकंड दिया गया है, और 6 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब प्रारंभिक वेग आपको 6 है और अंतिम वेग आपका 10 है। तो आप निकाल दीजिए त्वरण। इसमें क्या हो गया? v की वैल्यू है 10 माइनस 6 बटा समय कितना है आपका 10, तो 10 में से 6 जाएगा 4 बटा 10, और 4 बटा 10 का मतलब है 0.4, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जरूर लिखना है। 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण है। यही आपका आंसर है। ठीक है। अगला, यदि किसी इमारत की छत से एक गेंद जमीन पर छोड़ा जाता है, यदि गेंद को जमीन को छूने में 6 सेकंड लगे हैं तो जमीन से छत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, अभी इसको हम लोग रहने देते हैं। अगला देखिए उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति कार को 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला रहा है, मतलब 108 की स्पीड से चला रहा है कोई कार, किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चाल दी गई, जैसे चला रहा है, तो उसकी धीमी गति करें और 5 सेकंड में उसे 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर ले आएं, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा से ले आएं, तो कार की मंदता की गणना करिए। तो कार की मंदता की गणना करा रहा है, तो मंदता का भी फार्मूला वही रहेगा, v माइनस यू अपॉन टी। बस ये है कि यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्रारंभिक वेग था, ये है अंतिम वेग। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा साइन। v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 72 माइनस 108 बटा समय कितना है? 5 सेकंड। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर, सबसे पहले तो इनको एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एक यूनिट मतलब ये किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में ले आओ सबसे पहले तो, और किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कोई भी वैल्यू ली जाती है तो कितने से गुणा किया जाता है? 5/18 से। 18 पंचे 90, 18 छेगा 108 और 6 पंचे 30, ये आ गया 30। और ये 72 से गुणा करेंगे 5/18 से, 18 चक्कू 72 और 4 पंचे 20, यानी कि स्पीड 30 से कितनी गई है? 20, यानी कि जो स्पीड हो गई 20 माइनस 30 बटा 5, और 30 में से 20 जाएगा तो माइनस का 10 बटा 5, तो काट देंगे 5 दूनी 10, यानी कि माइनस का 2। और दोस्तों माइनस का 2 हम लोग नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। साथ साथ में बस ये लिख देना मंदता, तो मंदता ही निगेटिव साइन खा गई। तो अब ये मंदता का ही मतलब है कि वस्तु निगेटिव में है, यानी कि माइनस में, यानी कि कम वेग उसका घट रहा है, ये समझिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल, यदि एक कार आराम से चलती है, फिर 10 सेकंड के लिए 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से समान रूप तेज हो जाती है, तो 10 सेकंड में ट्रेन का वेग ज्ञात कीजिए। 10 सेकंड में ट्रेन का वेग, अब यहाँ पर देखिए a बराबर होता है v माइनस यू अपॉन टी। अब की बार क्या दिया गया है? यदि एक कार आराम से चलती है और फिर 10 सेकंड के लिए, यानी कि समय तो आपको दे दिया गया है, बटे समय दिया है 10 सेकंड के लिए
.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दर से समान रूप से तेज हो रही है, यानी कि आपको इस बार त्वरण दिया गया 7.5। पहचानेंगे कैसे? यूनिट से। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड दर से समान तेज हो रही है। 10 सेकेंड में ट्रेन का वेग ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 10 सेकेंड में ट्रेन का वेग बता दीजिए, यहाँ पर आप गुणा कर दीजिए 10 सेकेंड में, यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी कि 75 मीटर प्रति सेकेंड, ये आपका वेग हो जाएगा 10 सेकेंड में। ठीक है, यही आपकी गुणा हो जाएगी। भैया वेग क्या है? यदि एक कार आराम से चलती है और फिर 10 सेकेंड के लिए 7.5 मीटर की दर से समान रूप से तेज हो जाती है, तो 10 सेकेंड में ट्रेन का वेग क्या हो जाएगा? जब ये त्वरण और समय गुणा हो जाएगी तो आपका वेग निकल आएगा, यानी कि 75 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यही सवाल थे आपके पास। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हम आपको कमेंट का इंतजार करेंगे। आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोस्तों अगर आपने त्वरण पढ़ लिया है, अब आपको त्वरण में कोई हरा नहीं सकता है। त्वरण से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, आपको त्वरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पक्का आप क्वेश्चन लगाइए प्रीवियस ईयर के, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। आपका कोई भी कमेंट है दोस्तों, आप हमें बस, आपका कोई भी क्वेश्चन है बस हमें आप कमेंट करिए, ठीक है? उसका आंसर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।